मेरा मन बहुत स्ट्रांग बन गया था कि मैं लॉ में आने वाला हूँ। आफ्टर गेटिंग इनटू टीच फॉर इंडिया, लाइफ चेंजेस फॉर गुड। काफी हद तक अभी भी चैलेंजेस दिख रहे हैं। द चेयर्स वांट टू बी अ स्टार रादर देन अ मेंटर। पर्पस कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता जा रहा है। पर्पस है ही कहाँ आजकल। We need to create more such opportunities. They're not getting relevant skills, relevant पढ़ाई. Of course they will do politics. Yes. कि हिंदू लॉ जिस तरह से लाए गए वो प्रोसेस तो सही नहीं था. The Hindu people are demanding that the government should withdraw the control from their religious places. For masses there is no solution. One word that comes to your mind when you hear the word private MN conferences. Welcome to another episode of Voices of Empowerment, brought to you by HLCC MN Society. Today, we are honored to have with us a very special guest on our show, Mr. Amol Sharma. Amol sir completed his schooling at a convent school and he pursued law from Nirma University. His passion for societal change and bringing a positive change in the school education system led him to join Teach for India. Then, he is currently serving as the vice principal at CG School, and he's working with community staff in order to empower youth. His journey of Model United Nations began in his first year of undergraduate, and he has been chairing various conferences in Gujarat circuit since 2016, and he's one of the most renowned EV members of Gujarat. Amol sir, it's an honor to welcome you on the show. Thank you so much. Thank you so much for having me. सर so जब हम आपके एजुकेशन बैकग्राउंड एंड एकेडमिक बैकग्राउंड में देख रहे थे, so we saw that you have witnessed a lot of transitions in your education. Like आपने 11th में you did PCM and then you shifted to humanities and then you pursued law from Nirma University and then you transitioned to become an educator at Teach for India. So how has that transition been? Because usually हम ऐसा नहीं देखा है that some a law student is pursuing going towards education sector. So like what was the reason behind such change? Okay. Talking about transitions, that was quite natural process. Like I did well in my grade 10. Then see, I come from a very small town. And only thing that was working in our favor was our school, because बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होता है और वहाँ पे हमारे स्कूल ने इंश्योर करा कि हम लोगों के पास द काइंड ऑफ एक्सपोजर जो होना चाहिए एक बच्चों के लिए, वो लोग बहुत मेहनत करते थे उसके लिए और उसकी वजह से वो हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म्स देते थे, बार बार अपॉर्चुनिटीज़ देते थे. 10th में जब आप पोस्ट रिजल्ट्स, क्योंकि बहुत एक उसमें चलता है भाई, सिस्टम कैसा चलता है कि अभी इतना मार्क्स आया है तो आपको PCM लेना है. एंड उस टाइम पे तभी भी कॉमर्स लेना कुछ टैबू हो जाता था, ह्यूमैनिटीज़ तो छोड़ ही दो. तो जाहिर सी बात है कि मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में या दूसरे जो अलाइड एरियाज हैं, साइंसेज हैं, उसमें नहीं था. मतलब ख़त्म हो रहा था, पता चल रहा था कि भाई ये दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैं आगे चल के परस्यू करने वाला हूँ. पर PCM लेना पड़ा बिकॉज स्कूल का थोड़ा सा रिकमेंडेशन, एंड स्कूल की तरफ से जब बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आ जाता है तो उसको कई बार, अभी तो पॉसिबल है, उस टाइम पे कहीं थोड़ा बहुत उसके आगे पीछे जाना मुश्किल होता था. पेरेंट्स भी फोर्स करते थे कि साइंस. लकीली मेरे केस में पेरेंट्स ने फोर्स नहीं करा. बट सी, जब बहुत सारे लोग आपके आसपास एक 10वीं के बच्चे को सेम बात बोलते हैं ना, एक्चुअल में फोर्स करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है. तुम्हारा प्रिंसिपल बोल रहे हैं, तुम्हारा मैनेजमेंट बोल रहा है, फिर सबके परिवार में कुछ वो भैयास एंड दीदीज होते हैं जो उम्र में हमसे 10 साल बड़े हैं, जो लाइफ में सेटल होने लगे हैं, फिर हमारी उनसे बात करवाई जाती हैं. तो काइंड ऑफ प्रेशर. इट्स एक्चुअली नॉट ऑल बैड, बट प्रेशर बनता है. तो उसमें मैंने PCM लिया. PCM में मुझे दिक्कत ये आया कि जैसे ही मैंने मैथ पढ़ना शुरू करा, 10th तक मुझे मैथ बहुत पसंद था, पता नहीं कैसे, पर उसमें 10th में फुल परफेक्ट स्कोर भी आ गया था मैथ में. बट फिर 11th में मेरी 10th में मेरी ज़िंदगी में वो एक गंदा सा साइन आया जो ये होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला.
वो बस उसने मेरा खराब करा कि भाई ये क्या है, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू आगे चल के। एंड उसी टाइम पे थ्रू करियर काउंसलिंग, थ्रू टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, मेरा मन बहुत स्ट्रांग बन गया था कि मैं लॉ में आने वाला हूँ, मुझे क्लैट लिखना है, मुझे लॉ में आना है। एंड देन आई ऑप्टेड कि भाई पीसीएम के साथ मैं क्लैट का प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगा, तो देन आई ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ में भी मुझे, क्योंकि मुझे स्टेट बोर्ड में शिफ्ट होना पड़ा, देयर वर नो बुक्स अवेलेबल, सो all the literature, all the books were in Hindi, and that is one of the reason कि मेरी हिंदी अच्छी हो गई, because मैंने वो कठिन हिंदी को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सो इंग्लिश मीडियम था, फिर हिंदी मीडियम हो गया? नो, मेरा मीडियम इंग्लिश ही रहा थ्रू आउट थ्रू। बट क्या हुआ कि बिकॉज उस टाइम पे स्टेट बोर्ड एमपी में जिनको ह्यूमैनिटीज लेना है वो सीबीएसई में स्विच होते थे। मेरा 11 तक सीबीएसई से हुआ, बट बिकॉज मुझे स्विच करना था और मुझे क्लैट पे फोकस करना था, स्टेट बोर्ड में शिफ्ट हुए। स्टेट बोर्ड में शिफ्ट होने के बाद पता चला कि क्योंकि इंग्लिश मीडियम में यहाँ से कोई करता नहीं है, सो ऑल द बुक्स जो स्टेट का भी है या जो आपको पब्लिशर्स होते हैं दैट इज इन हिंदी। तो हमको सारा रिसोर्सेज हिंदी में है, लेकिन पेपर हमको अंग्रेजी में ही लिखना है। तो दैट वाज अ चैलेंज, पर अभी कुछ हो नहीं सकता था, वो किया। एंड ऑफ कोर्स आई हैड हेल्प, good help. There were people who were helping me through and through, and yeah, वो भी हुआ। उसके साथ क्लैट हुआ, फिर कॉलेज शुरू हो गया। कॉलेज में एक चीज़ जो पता चला, देखो हमारे स्कूल ने हमें बहुत अच्छे से सब कुछ दिया था, सो वो कभी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस तो नहीं आया, इवन व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड व्हेन आई जॉइन द कॉलेज। बट एक चीज जो हम लोगों को एक्सपोजर नहीं था, वो था आपको रीडिंग प्रैक्टिस का। सो दैट लव फॉर रीडिंग वो था तो सही, बट जैसे बोलते हैं ना मैच्योर हो जाना, रिकमेंडेशंस मिलना, टीचर से डिस्कस करना, फ्रेंड सर्कल होना। वो स्किम करते रीडिंग वैसा, बेसिकली किताब हम पढ़ते नहीं थे। और इंग्लिश में बुक्स तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे, मतलब सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं पढ़ रहे थे। तो ये नॉवेल्स वगैरह जो होती हैं बचपन में हमने नहीं पढ़ी। अच्छा, क्योंकि बहुत छोटा टाउन था, अवेलेबिलिटी इशू था, और दूसरी इशू आदत होने की वजह से क्या होता था कि हम लोग ने 11th-12th तक इंग्लिश मूवीज हिंदी में देखी हैं। सो आई बिलोंग टू दैट जनरेशन, ठीक है, क्योंकि एक्सेस ही नहीं था। और वो टाइम चल रहा है। अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं उस जमाने का बात कर रहा हूँ ऐसे, तो बहुत कोई बट इट्स जस्ट इन द एज ऑफ इंटरनेट 10 years is a lot of time. वो जियो का ट्रांजिशन so 2011 and 12 it was like we were getting 2 GB data for a month, तो access was an issue। तो वो था, तो हम वो देखते थे, तो आदत नहीं पड़ा। तो कॉलेज में आके फर्स्ट ईयर में वो ट्रांजिशन थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज अंग्रेजी में बात कर सकते थे, बट वो एक रिफाइंड पॉलिश जो कॉन्वर्सेशन स्किल होता है दैट वाज मिसिंग। ए बी आवर रीडिंग कैपेसिटी। सो कुछ बच्चे हम लोगों को इस तरह से अपने आसपास में, सिर्फ कॉलेज में नहीं, जहाँ पे भी हम जा रहे थे, बी इट डिबेट्स, बी इट कॉन्फ्रेंसेस, सम स्टूडेंट्स जो कि बहुत क्या बोल सकते हैं, एक बेहतरीन स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं ना, टॉप इंटरनेशनल क्लासेस, उनका रीडिंग कैपेसिटी, उनका एनालिसिस करने का कैपेसिटी कहीं पे बेहतर होता था। तो दैट वाज अ चैलेंज, वी टुक इट इन अवर फर्स्ट ईयर। हम लोग काफ़ी सारे लोग थे, सक्सेसफुली हम लोगों ने मेहनत करके अपने आप को उस कैपेसिटी को डेवलप करा कि दिन में हम कई 100 पेजेस पढ़ भी सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं, और उसमें बहुत बड़ा मदद हमारे प्रोफेसर्स और सीनियर्स का रहा। तो that was all about the college education. While in college we have internships, जो हमको compulsory internships करनी पड़ती थी उस समय। उस टाइम पे internships करके करते पता चल गया था कि I'm much more interested in social sector policy. Somewhere politics भी मुझे बहुत इंटरेस्ट करता था, और even to this date मुझे इंटरेस्ट है उस जगह पे। तो वहाँ से वो ट्रांजिशन शुरू होने लगा था। आई स्टार्टेड लुकिंग एट सोशल सेक्टर इन इंडिया।
मीनवाइल आई डिसाइडेड कि भाई, क्योंकि अगेन मेरा बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड अपने स्कूल को रहा है, क्योंकि उसने जो रोल मेरी लाइफ में प्ले करा है। तो मेरा था कि मैं 1 साल कॉलेज के बाद पढ़ाना चाहता हूँ अपने स्कूल में। दैट वाज माय कमिटमेंट। तो वो मैंने उनके साथ शेयर भी करा कि भाई, I do not without anything, without salary. I just want to teach in this school for 1 year. They were very happy. I was very happy. But then, of course, COVID happened. 2020 February, March, COVID happened. We started looking at different things, and that's when I thought कि अगर मैं 1 साल पढ़ाऊंगा BC, होता क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, बिकॉज मैं उस छोटे टाउन से बाहर आ गया हूँ, बिकॉज मैं अहमदाबाद जैसे शहर में आ गया हूँ और 5 साल मैंने यहाँ पे पढ़ाई कर लिया है, तो समहाउ उसी वजह से आई एम एट अ हायर पेडिस्टल। तो अगर मैंने उस स्कूल में जाके पढ़ाया होता, एक तो ऑफकोर्स रिलेशंस, दूसरा चीज मुझे ये लगा कि मेरा अपने ग्रोथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे नहीं होगा करने के लिए, बिकॉज नो, जो भी बोलूंगा उसको माना जाएगा। लाइफस्टाइल भी डिफरेंट हो जाती है काफी। लाइफस्टाइल तो ठीक है, हम वहाँ पे बड़े हुए हैं तो हमें वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है वहाँ के लाइफस्टाइल से, बट दैट वाज एन इशू कि वो एक ग्रोथ मिलना, अपने आप खुद को फीडबैक मिलना। भाई, हम कॉलेज से निकल के पहली बार किसी प्रोफेशनल सेटिंग में काम कर रहे होंगे, तो हमारे लिए ग्रोथ के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है, हमें एक कोच बहुत ज़रूरी है। तो एंड दैट इज़ व्हेन टीच फॉर इंडिया हैपेंड एंड आई जॉइंड टीच फॉर इंडिया। सो इट्स लाइक फर्स्ट सोशल सेक्टर में जाना है, इसमें काम करना है, देन कपल्ड विद दिस आइडिया कि आई वांट टू टीच एटलीस्ट फॉर अ ईयर, दोनों को मिला के देन टीच फॉर इंडिया सामने आ गया। वहाँ पे मुझे लगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, दोनों मेरा जो प्रायोरिटीज है वहाँ पे मिल रहा है। और देन टीच फॉर इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है कि वो मूवमेंट बिल्डिंग है, क्योंकि तो वो आपको आपका ग्रोथ में आपको बहुत मदद करते हैं। एंड yeah, like after getting into Teach for India, life changes for good in काफ़ी सारा चीज़ों में अच्छा बदलाव होता है, अच्छा ग्रोथ होता है, बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिलता है। So अगर हम Teach for India के बात करें, like it's been 3 years अभी since you have joined Teach for India. So how has Teach for India impacted your life, like personally भी and professionally भी? Like क्या significant changes आपको दिखे? सबसे एक बड़ा जो चेंज है, रियलिटी ने और मेरी क्लास के स्टूडेंट्स ने, मेरे बच्चों ने मुझे काफ़ी तौर पे हम्बल बनाया है, दिखता है। कॉलेजेस में आकर के और इस तरह के स्पेशली कॉन्फ्रेंसेस में आकर के सबसे बातचीत करते हुए, क्योंकि कॉलेज लाइफ में मेरा काफ़ी सारा मेंटरिंग में कर चुका था, काफ़ी लोगों का उस टाइम तक मेंटरिंग कर चुका था, काफ़ी सारे लोगों को रिसर्च मेथड्स में मैं कहीं हेल्प कर रहा था तो किसी को ट्रेन कर रहा था। पर यहाँ पे आके जो है सबसे बड़ा एक चेंज आता है कि आप हम्बल होते हो, आप अपने आसपास की सच्चाई को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो, और आप में एक, जिसे बोलेंगे ना हम, भाई होप बहुत ज़रूरी है, बट वो होप एक्चुअल में क्या काम कर सकता है वो आपको इस तरह के सेटिंग में आके पता चलता है कि हम कैसे छोटा सा उससे शुरुआत करते हैं और कहाँ हम बच्चों के साथ किस लेवल पे काम करना शुरू करते हैं, एक्चुअली हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दैट इज़ अ बिग चेंज। अपने आप को समझने में बच्चों ने बहुत हेल्प करा है, कम्युनिटी को समझने में बहुत हेल्प करा है, होप से दोस्ती करवाई है इस फेलोशिप ने। और स्किल्स का अगर बात करें तो बहुत सारा लाइफ स्किल्स है यार, सॉफ्ट स्किल्स तो बहुत सारा आ ही जाता है, टेक्निकल स्किल्स हमने बहुत सारा सीखा है, और सोशल सेक्टर को में एक प्लान्ड अप्रोच का इम्पोर्टेंस क्या है। से सोशल वर्क बहुत लोग करना चाहते हैं, बहुत लोगों के इंटेंशंस बहुत सही होते हैं, बट मोस्ट ऑफ जगह पे आप क्या होता है कि जब गाइडेंस नहीं होता है, जब प्रॉपर कोचिंग नहीं होता है, तो वो लोग जाके या तो करंट रियलिटी से थक हार के वापस आ जाते हैं, या क्योंकि कभी कभी उनको क्या, आपने एकदम से काम करा, आपको शुरुआत में रिजल्ट दिखता है, तो वो जो एक बोलते हैं ना, एक शुरुआत का जो इंटरेस्ट, शुरुआत का जो जोश और रिजल्ट्स आते हैं, वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। तो उसको टैकल कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, वो सारा चीज़ें की वजह से सोशल सेक्टर
समवेयर आप देखोगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनते बिगड़ते रहते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते जाते रहते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करके बंद कर देते हैं। फेलोशिप में बिकॉज वी हैड पूरा हेल्प, पूरा कोचिंग स्ट्रक्चर्स था, वी हैड आवर मैनेजर्स, कोचेस जो हमारा हेल्प करते थे पूरा थ्रू आउट द 2 years वी लर्न कि सोशल सेक्टर, सोशल चेंज को एक प्लान्ड अप्रोच क्या होना चाहिए। So no, how do we first connect with the community, then how do we plan for it, आप रिफ्लेक्शन का क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है आपका पूरा प्रोसेस को रिव्यू करके और बेहतर बनाने में। तो उन सारी चीज़ों को सिखाने में टीच फॉर इंडिया की कम्युनिटी का, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल प्लेस जहाँ पे आप काम करते हो, और बच्चों ने और कम्युनिटी का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। ऑल्सो ये भी मैंने देखा है दैट यू नो व्हेन यू लाइक उनके साथ अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो सो यू गेट अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव, बहुत ही अलग वेरिड पर्सपेक्टिव दिखता है उनका। यू गेट टू यू नो सिंपैथाइज विद देयर प्रॉब्लम्स एज वेल, यू थोड़ा उनके लाइफ से हम रिलेट कर पाते हैं चीज़ें, उनके लाइफ को एक्चुअली हम विजुअलाइज कर पाते हैं व्हेन वी वर्क विद देम। एंड ऑल्सो ये भी मैंने देखा है कि यू नो एक जब कंट्रीब्यूट करते हैं अच्छे से, देन जब हमें दिखते हैं थोड़ा आउटकम इन टर्म्स ऑफ व्हाट इम्पैक्ट वी आर क्रिएटिंग, तो वो भी काफी अच्छा लगता है देख के। ऑफ कोर्स, यस, सो या डेफिनेटली। एंड अगर अभी हम MUN की बात करें, सो यू नो यू हैव बीन चेयरिंग सिंस 2016, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो प्री पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक में आपने क्या चेंजेस देखे गुजरात मनिंग सर्किट में, like any significant change? Till 2017 most of our chairs जिनके अंडर में हम लोगों ने सीखा है, और जिनके साथ में, क्योंकि देखो चेयर भी करना जब शुरू करते हैं तो जूनियर होते हैं, तो अपने सीनियर चेयर से बहुत कुछ सीखते हैं। समवेयर प्री पैंडेमिक आवर चेयर्स वर आवर मेंटर्स। उनका जो मेंटर वाला रोल था वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होता था। सी, ईगो क्लैशेस तब भी होते थे, छोटी मोटी मीठी लड़ाइयाँ तब भी होती थी, वो हर जगह होता है, बट इवन देन द पर्पस वाज कि हमको कुछ क्रिएट करना है, हमको कुछ बिल्ड करना है, हमको कुछ देना है लोगों को। वो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीटली गायब हो गया है, अभी पोस्ट पैंडेमिक भी वो चीज़ पैकेट्स में अवेलेबल है, आपको है, बट लार्जली एक जो मेजर शिफ्ट पोस्ट पैंडेमिक हमने देखा है कि this is a time where we are saying कि the chairs want to be a star rather than a mentor within the committee. तो पहले क्या होता था, पहले मेंटरशिप आप देते थे, आप सिखाते थे, आप ग्रूम करते थे, आप कोच करते थे, उसकी वजह से जो है आपको आपके ऑफकोर्स जो डेलीगेट्स होते थे, आपके स्टूडेंट्स बन के रिस्पेक्ट से ज्यादा दे विल लुक अपॉन यू, they will like you, yes, they will try to they will be they will feel comfortable in approaching you, asking their questions. So that was a major culture back then, and not even 2018, I'm talking about 2016, 2017 and first half somewhere of 2018. Post that उसमें कुछ कमी आया थोड़ा बहुत, आफ्टर कोविड बहुत कमी आया है। सो अभी हम देख रहे हैं कि कमिटीज में चेयर्स के लिए इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट डे बाय डे टू एक्ट एज अ मेंटर, एंड उसका वही बात आएगा कि भाई आपका MSP क्या है, आप डेलीगेट्स को क्या बोल करके लेकर के आ रहे हो, और अगर उसमें वो मेंटरशिप, और अगर उसमें वो चौथे या पांचवें स्थान पे आ गया है, you know, we gave a list, 5 reasons usually approach हमारा pitch कैसे होता है कि भाई you should participate in this because of this and this। अगर उसमें art of debating, art of research अगर 5वें 6ठे नंबर पर आ जा रहा है तो automatically chairs are not that well positioned to coach their delegates, because आपने उनका expectation ही अलग रखा है। 1 2 3 priorities कुछ और थी, जिनका कोर प्रोग्राम, कोर आर्ट ऑफ डिबेटिंग या कोर पर्पस ऑफ MUN से ज्यादा रिलेशन नहीं है।
तो ऑफ कोर्स जो है वो कैपेसिटी थोड़ा चेयर्स का कम होता है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट भी कम हो रहा है. सो पर्पस कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता जा रहा है, वी कैन से. बिल्कुल डाइवर्ट हो रहा है. आपको डिबेट्स का जो लेवल है वो थोड़ा कम आ रहा है. हम एक पूरा हमारा एक बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ चेयर्स काफ़ी टाइम से ये बोलते आ रहे हैं इन क्लोजिंग सेरेमनीज विद इन द कमिटी कि आपको अच्छा डिबेटर बनने के लिए, आपको एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप न्यूज़पेपर से कितना दोस्ती रख रहे हैं. तो ये हम कितना बार बोलते हो क्योंकि हमें हमारे सीनियर्स ने, हमें हमारे मेंटर्स ने इसी तरह से कोच करा, इसी तरह से हमको ग्रूम करा कि भाई जब तक आपको करंट अफेयर्स का और देश दुनिया में क्या हो रहा है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक आप किस बात पे डिबेट करोगे. अभी यूट्यूब शॉर्ट्स का ज़माना है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में 3 लाइन पढ़ करके ओपिनियन बनाने का ज़माना है. तो ऑफ कोर्स डिबेट के लिए और डिस्कॉर्स के लिए जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं श्रिंक हुआ है और बहुत तेज़ी से हुआ है. पहले चेयर्स में जब हम देखते थे एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स में, उसमें बहुत फ्रूटफुल डिस्कशंस होते थे एंड ऑफ कोर्स देयर वर लाइक कुछ एकदम ऑन द राइट साइड वाले चेयर्स आते थे, कुछ एकदम लेफ्ट साइड वाले चेयर्स होते थे और दे यूज्ड टू डिबेट. Sometimes they used to get angry as well. Yes. But then the culture was so conducive कि मस्ती के टाइम पे मस्ती करेंगे और सब्जेक्ट डिस्कशन के टाइम पे सब्जेक्ट डिस्कशन करेंगे. अभी क्या हो रहा है, क्योंकि वो रीडिंग नहीं है, वो बैकग्राउंड नहीं है, उसकी वजह से वी सी कि इवन बोर्ड में और पार्टिसिपेंट्स में जो पोलराइजेशन ऑफ व्यूज है, पोलराइजेशन ऑफ ओपिनियंस है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ आपका कि नेशनल इश्यूज में पोलराइजेशन है, इवन इंटरनेशनल इश्यूज में भी काफ़ी आप पोलराइजेशन आप देख पा रहे हो. तो वो रिजल्ट है उस चीज़ का, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो, कमिटीज़ में आके अभी आप पढ़ना नहीं चाहते हो, तो वो एक उससे फ़र्क पड़ता है. और शायद पैंडमिक का जो वो गैप था वहाँ पे भी काफ़ी डिस्टेंस आ गया है. लाइक जो इतना 2-3 साल बिल्कुल एम्बियंस, मतलब ज़्यादा एम्बियंस लोगों ने भी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे. इवन चेयर्स वुड नॉट हैव विटनेस्ड अ लॉट ऑफ एम्बियंस, ऑनलाइन एम्बियंस वो सभी होते थे ज़्यादा. तो शायद वो भी एक रीज़न हो सकता है दैट आफ्टर पैंडमिक और ज़्यादा एस्केलेट हो गई ये प्रॉब्लम. To be fair, I don't have any evidence to support that statement. Okay. Because उस पे basically we have no direct link or correlation between COVID and the current condition of the circuit or the space as a concept of MUN. But we can definitely use COVID, like it's very easy these days to say pre-COVID and post-COVID. So हमारे लिए वो एक टाइमलाइन में मदद ज़रूर कर रहा है फिगर आउट करने के लिए कि हम कौन से 2 एरास को बात कर रहे हैं. बट टू से कि कोविड की वजह से ये फर्क आया है, वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस उस को वो स्टेटमेंट बोलने के लिए. ओके. सो अगर ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, सो is there any possibility या how can we improve such situations? Like किस तरह से, as you said कि debate के लिए information ही delegates के पास नहीं होती है. So like what can all EBs learn from, या मतलब EBs भी क्या चीज़ incorporate कर सकते हैं, delegates क्या incorporate कर सकते हैं अपने अंदर, so that you know the situation improves from now onwards? Situations can always improve. Yes. We just need to evolve and challenge the status quo. And what can that change or what that can look like? The clear example is this where we are sitting today, right? This podcast, HLCC taking this initiative to create a space where we can talk about these things. Just one example. Yeah. We need to create more such opportunities. We need to create more dialogue opportunities outside the defined structure of MUN to talk about MUNs. Yeah. Because MUNs में के डिफाइंड स्ट्रक्चर में MUN पे चर्चा करोगे तो कोई भी बहुत, देखो क्लोजिंग स्पीच में सबको थैंक यू बोलना ही पड़ता है, सबको बोलना ही पड़ता है कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था,
कमिटी में डिबेट बहुत अच्छा हुआ, तो वो तो 2016 में भी होता था। चेयर्स बड़े डिसअपॉइंट होंगे अपनी कमिटी से इन द कमिटी, क्लोजिंग सेरेमनी में आके बोलेंगे आवर कमिटी वाज अमेजिंग, देयर वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। उसमें गलत इसीलिए नहीं है बिकॉज वो परंपरा की बात है। ऑफ कोर्स जब क्लोजिंग सेरेमनी में आप बात करते हो, आप चाहते ये हो कि भाई भले ही मेरी कमिटी ने 10% सीखा हो, पर अगर मैं पब्लिकली जाके बोल दूंगा कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, मे बी वो अगली बार से करना छोड़ देंगे। सो द आइडिया इज कि यू मोटिवेट देम, यू गिव देम अ रीजन टू कीप पार्टिसिपेटिंग आगे भी। तो वो उस परंपरा का भाग है। इसीलिए विद इन दैट ट्रेडिशन, विद इन दैट डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ MUN, it is very difficult to have a debate or discussion about how we can improve, where we can improve as far as MUN circuits are concerned. So we will have to evolve, Rohan, and we will have to challenge the status quo. And मैं challenge the status quo की क्यों बात करता हूँ? Because in this age अभी का MUN स्टेटस को में काफ़ी सारा चीज़ें ऐड हो गया है जो असेंशियली में भी खुद में बुरी नहीं है, बट क्योंकि वो इतना ओवरलैप, इतना हाईजैक कर रहे हैं द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ MUN कि उस वजह से समवेयर देयर आर सम प्रॉब्लम्स। और उनको आप चैलेंज करने जाओगे तो वी नो हाउ सर्किट फंक्शंस, देयर विल बी डिस्कशंस, देयर विल बी पीपल सेइंग थिंग्स अबाउट द पर्सन हु इज टेकिंग दैट काइंड ऑफ इनिशिएटिव कि आप क्यों चेंज कर रहे हो, when that's, I believe that's very normal. We have to become comfortable with that, you know, because if you are going to change the state, challenge the status quo, of course there will be voices. We will have to become comfortable with those voices. So कहीं ना कहीं पर्पस भी फिर डाइवर्ट हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, बिकॉज पर्पस है ही कहाँ आजकल। It may sound like a harsh thing to say, but आजकल पर्पस के ऊपर प्रोसेस समवेयर इज प्रोसेस ऊपर आ जा रहा है। अच्छा, पर्पस बीच में कहीं चला गायब हो जा रहा है। तो वो सारा बातें है ना, पर्पस क्या था MUNs का, अब ओरिजिनल पर्पस में नहीं जाते हो, क्योंकि ओरिजिनल पर्पस में जाएंगे तो बोलेंगे भाई यूथ पार्लियामेंट्स और लोकसभा AIPPM क्यों होता है MUNs में। अगर हम बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे सर्किट और जिस सर्किट को बनाने में आप HLCC MUN का एक बोलेंगे मेजर हाथ रहा उस चीज को स्क्रैच से डेवलप करने का, इन लोगों का विजन क्या था कि स्टूडेंट्स को एम्पावर करना है, यूथ को एम्पावर करना है, इनको इनमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ताकि ये लोग मिलकर के एक बेहतरीन डिस्कशंस कर सकें। एंड आगे थोड़ा लीडरशिप बढ़ेगा। और उसका मेन क्या है, आप नॉलेज, स्किल और माइंडसेट तीनों पे काम करते हो। ठीक है, नॉलेज बिना स्किल और माइंडसेट काम नहीं आएंगे। बिना स्किल के आप कितना भी नॉलेज रख लो, कोई भी माइंडसेट रख लो, नहीं कर पाओगे। और माइंडसेट इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अब नॉलेज और स्किल तो आ गया, बट तुम इसका बहुत डिस्ट्रक्टिव यूज भी कर सकते हो और इसका प्रोडक्टिव यूज, कंस्ट्रक्टिव यूज भी कर सकते हो। तो ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इन पे काम होता था पहले, इन तीनों पे। अभी क्या हो रहा है, कुछ कॉन्फ्रेंसेस में थोड़ा सा एक बोल सकते हैं ना, एफर्ट कहीं स्कैटर्ड हो रहा है। कहीं पे आप माइंडसेट पे तो काम कर पा रहे हो बट स्किल पे काम नहीं कर पा रहे हो, स्किल माइंडसेट पे काम कर पा रहे हो तो नॉलेज पीस इज मिसिंग। आपको बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट है डिबेट करने की कैपेसिटी, वो कहीं ना कहीं मिस होता है। तो या बट इट्स द सिचुएशन इज नॉट होपलेस येट। वी हैव अहमदाबाद में पिछले 1-2 साल में कुछ 2-3 कॉन्फ्रेंसेस ने कोशिश करा है उस चीज़ को रिवाइव करने का, तो उम्मीद तो कायम है। और जब तक HLCC जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कंडक्ट कर रहे हैं, जब तक ये उस स्पेस को नहीं छोड़ रहे हैं और जब तक इनका वो कैपेसिटी चालू है टू इवॉल्व एंड टू चैलेंज स्टेटस को, I would like to stay hopeful. Yeah, that means a lot. So
if we now go on to your law background and थोड़ा law की अगर हम बात करें, so there are these two lines बहुत मतलब ऐसे like popular है opinion. First ये है that justice delayed is justice denied and justice hurried is justice buried. So अगर हम ये दो लाइंस को इंडियन जुडिशरी सिस्टम से रिलेट करें, so what do you think, how is our system balancing these both extreme points, and क्या हम balance कर पा रहे हैं actually में, and if not then like what can we improve upon the same? There cannot be a straightforward answer to this question, Okay. right? Because when we talk about Indian judicial system, no, multiple high courts, state judiciaries, सबके अपने अपने local laws हैं. Then of course we have the major laws like IPCC, RPC, CPC, एविडेंस एक्ट अभी चेंज हो रहा है 1 जुलाई से. Okay. नया लॉज लागू होने वाला है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो इसका देखो कोई आंसर नहीं है. केस टू केस बेसिस पे यस, काफ़ी सारी जगह पे द मशीनरी इज अनेबल टू डिलीवर टाइमली जस्टिस, दैट इज ट्रू. और बहुत लोग बहुत सारे रिसर्च और डेटा के साथ पहले ही इस बात को बोल चुके हैं कि दैट इज़ अ रियलिटी ऑफ आवर सिस्टम. हमारे सिस्टम्स बहुत ओवरलोडेड भी हैं, अंडर स्टाफ्ड भी कह सकते हो, केसेस ज़्यादा हैं. इसीलिए आप आर्बिट्रेशन और बाकी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट पे जो फोकस है वो पिछले सालों में काफ़ी बड़ा है. उसके लिए स्पेस बड़ा है कि जो चीज़ें हम कोर्ट में बिना जाए बाहर कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए. एंड ऑफ कोर्स यस, अगर तुम प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, प्रोसीजर एग्जिस्ट फॉर अ रीज़न. अगर कोर्ट्स उन प्रोसेस को बहुत फास्ट करेंगे तो गलती करने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है. एरर का जो गुंजाइश है वो बनता है. तो see it differs from judge to judge, court to court, region to region, but yes, no one can deny that this is an issue. ये प्रॉब्लम है और इसमें कोर्ट्स के साथ साथ कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट का भी बड़ा हाथ होता है. उसका चर्चा एक अलग चर्चा है, वो कभी बाद में किया जा सकता है. हम लोग बैठ करके बाद में उसके ऊपर बहुत बात कर सकते हैं, अभी तो कवर नहीं कर पाएंगे. बट यस, लॉ एनफोर्समेंट कई बार आप ये बोल सकते हो कि बहुत जिनको कई बार जेल में नहीं होना है वो बहुत लंबे समय तक जेल में रह जा रहे हैं, और कुछ लोग जिनके लिए बहुत सॉलिड रीजंस हैं कि इनको संभालने का ज़रूरत है, वो फॉर सम और दी अदर रीजंस कई बार. अब उसमें देखो कम्प्लीटली आप लॉ एनफोर्समेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, उनके अपने लिमिटेशंस हैं. पर एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा और उस पर हम इस टॉपिक को बोल सकते हैं कि हाँ, कि समवेयर आई फील दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ बोथ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एंड द पीपल वर्किंग इन जुडिशरी, बी इट जुडिशियल ऑफिसर्स, बी इट, बिकॉज उसको लेके जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा, अगेन मैंने बोला ना, माइंडसेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारे काफ़ी सारा जो लॉ एनफोर्समेंट है, ये जो लोग हैं, समटाइम्स इट फील्स कि भाई देयर आर नॉट सफिशिएंट मैकेनिज्म्स कि इनको इनका जॉब कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए इनको कोचिंग मिल रहा है. समवेयर वी एक्सपेक्ट देम टू बी एकदम वर्ल्ड क्लास सर्विसेज होना चाहिए. द क्वेश्चन इज कि क्या उनको वो अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या उनका मेंटल कॉम्पनसेशन इज ऑफ कोर्स कैन बी डिस्कस, बट आई बिलीव स्टिल अभी उसके ये 7th पे कमीशन के बाद कॉम्पनसेशन वाला चीज स्टिल फार बेटर. बट ऑफ कोर्स उनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, प्रेशर मैनेजमेंट को सिखाना उनको, सो ये सारा जो चीज़ें हैं वो अगर अभी सिंपल एग्जांपल यू आर प्रोवाइडिंग ऑल दिस opportunities to your IAS, IPS officers, and that is why bureaucracy is efficient. Yes. Numbers में कम होने के बाद बहुत बड़े बड़े tasks manage कर सकती है, because they have that kind of trainings, they have that kind of exposure.
द क्वेश्चन इज कि वो उस तरह का कैपेसिटी, उस तरह का सपोर्ट हम लोअर लेवल पे कैसे ला सकते हैं. सो ग्रास रूट लेवल्स पे हम बोले तो And that is missing, yeah. Like our police forces, they are lacking those basic facilities, no? Growth के लिए, उनके लिए. फिर उसके बाद कोई व्यक्ति अगर 20-25 साल उस सिस्टम में निकाल दे, फिर 25 साल बाद एकदम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति को आप चेंज कर पाओगे. Yes, difficult. Yeah. Okay, so like problem just ऊपर भी नहीं है, but there are various problems linked and उस वजह से the whole system. Yes. Okay. तो सर अभी अगर हम करंट अफेयर्स में बात करें तो लाइक इफ वी टॉक फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कोई भी दोस्तों से पूछता हूँ या कोई भी हम स्टूडेंट से बात करते हैं दैट रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए कि नहीं, सो यूजुअली उनका यही आंसर होता है कि नहीं होना चाहिए बिकॉज यू नो दे आर स्कोरिंग 90-95% एंड उनको एडमिशन नहीं मिलता है कभी कभी, एंड यू नो देयर आर स्टूडेंट्स हु गेट 60% 65% उन्हें एडमिशन मिल जाता है. सो I mean, you have been teaching students of underprivileged background as well since the past few years. So, आपके हिसाब से because reservation system का कहीं ना कहीं एक ये main concern होता है that there are not equal opportunities to all the students. इस वजह से ये सब होना चाहिए. So, आपने students के साथ काम किया है underprivileged children के साथ, तो has there been improvement in the education of those children? या आपको लगता है that इतना फैसिलिटी मिल रहा है दैट रिजर्वेशन सिस्टम हटाना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन सिस्टम इज स्टिल रिक्वायर्ड इन द सिस्टम? According to the constitution, there is a very simple answer to this question, that yes, reservations are very much constitutional. वहाँ पे कोई डिबेट नहीं है. Article 14 talks about differential treatment, that means treating equals equally, unequals unequally. तो उसके इंटेंट में हमारे फोरफादर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और उसके इंटेंट में तो कहीं भी डाउट नहीं है कि अफर्मेटिव एक्शंस, अफर्मेटिव पॉलिसीज, रिजर्वेशंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया becomes very important instrument of social change. Its execution and discourse and debate around the changes required within the system is a topic which is entirely different. Okay. अभी होता क्या है, कोई भी informed discussion about के reservations को हमको rethink करने की, या rethink भी मत बोलो, सिर्फ उस पर एक healthy discussion होने का जरूरत है. It eventually ends up in having very polarized discussion about कि reservations होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. वो कास्ट फोकस ज्यादा हो जाता है, शायद कास्ट फोकस हो जाता है, वोट बैंक्स पॉलिटिक्स उसमें आ जाता है. और अगेन लाइक कुछ वो डिस्कशंस, फिर कुछ डिस्कशंस कभी कभी क्या सी इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, कभी कभी कुछ डिस्कशंस जब बहुत मॉरल हाई ग्राउंड लेते हैं ना, तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क ये आता है कि सी if there are political parties in a democratic polity, of course they will do politics. ठीक है, वो उसके लिए exist करते हैं. तो this expectation somewhere कि political parties बहुत ही अपना unbiased opinion देंगे, खुद को distance करके vote politics से distance करके कोई opinion देंगे, that's not going to happen, no, because they exist in this system to do politics. And politics is an instrument to be in power. Yes. आप जो आइडियोलॉजी के लिए स्टैंड करते हो उसके हिसाब से चेंजेस लाने के लिए पावर में आना जरूरी है. एंड पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी उसका जरिया है. तो वहाँ पे पॉलिटिक्स तो होगा ना. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवर लीडर्स टू बी होली काउ कि एकदम से जो बोलेंगे वो उसी पे कायम रहेंगे. इन एन आइडियल वर्ल्ड, यस ऑफ कोर्स वी वांट दैट. और काफ़ी हद तक कुछ हमारे लीडर्स ऐसे रहे भी हैं जिन्होंने वो मॉरल हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करा है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से रोहन इज कि ये एक्सपेक्टेशन पूरे इकोसिस्टम से नहीं कर सकते हम. ठीक है, पूरा इकोसिस्टम उस चीज़ पे तो नहीं साथ में आएगा. और इस वजह से थोड़ा पोलराइजेशन इशू को लेके रहेगा, कास्ट एंगल रहेगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स रहेगा, और उससे प्रॉब्लम नहीं है. इशू कहाँ है कि फॉर सम रीज़न डिस्कशंस ऑन रिजर्वेशन इन पास्ट फ्यू इयर्स जो हमने देखा है,
even in academic spaces they are becoming very polarized. वो कंसर्न है, ठीक है, कि जब academic spaces में within universities जब any discussion, debate, discourse around reservation, that if that becomes polarized, पोलराइज्ड मतलब किस तरह से हो रहा है? ये कैंसिल कल्चर तुम्हारा एकेडमिक्स और यूनिवर्सिटीज में बहुत तेजी से आ रहा है. ओके. सो अगर कुछ लोगों ने इतना स्ट्रॉन्ग बायस बना के रखा है कि इवन इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू से कि भाई लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन रिजर्वेशंस, एंड इफ द बायस इज कि भाई ये डिस्कशन करना चाहता है रिजर्वेशन में, मतलब इसका एजेंडा है कि रिजर्वेशन खत्म करना है देश में, और इसीलिए वी डू नॉट वांट टू एंगेज विद दिस आइडिया. दैट इज वेरी डेंजरस, नो? Because in academics, the idea should be कि we discuss all ideas, and we discuss that idea जिसको हम principle of charitable interpretation, जो basic concept होता है debate और discourse का. दो principles होते हैं, बहुत similar हैं, almost same ही है, principle of charitable interpretation and principle of rational accommodation. Okay. Somewhere social sciences में इनका importance बहुत ज़्यादा है. But sadly, we do not see principle of charitable interpretation actually being implied in academic discourses. So, like, अगर one line में आपको समझाना हो, what is like principle of charitable interpretation? So, नहीं बहुत difficult होगा, मैं कोशिश करता हूँ quickly. Principle of charitable interpretation is कि जब भी आप किसी से debate या discourse कर रहे हो, जो व्यक्ति ने बोला है उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, तो आपको उसके बेस्ट पॉसिबल जो मीनिंग होता है वो इंटरप्रिटेशन को लेके आपको उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए, ना कि उसके दूसरे मीनिंग्स में आपको जाना चाहिए. सो द आइडिया इज, सी वी वर्क इन फ्रेमवर्क्स. इसको मैं बहुत अगर ब्रीफली समझाऊं तो मान के चलो आप और मैं अभी बैठ करके यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं. You have seen Game of Thrones, right? नहीं देखा है. कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? चलो हैरी पॉटर ले लो. हैरी पॉटर देखा है? हाँ, देखा है थोड़ा बहुत. वो भी थोड़ा बहुत देखा. हाँ, थोड़ा. वेरी गुड. तो हैरी पॉटर में ले लो और मान के चलो कि अगर हम डिबेट करते हैं कि XYZ, तो मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मान के चलो एक विज़र्ड है, उसने कुछ करा, हम उसको लेकर के हम डिस्कशन करना चाहते हैं. Our basic framework on agreement, basic agreement on the framework would be कि हम लोग इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि जादूगर होता है या नहीं, doesn't matter, because we are having that discussion in that framework. तो for the sake of discussion we will follow the interpretation कि okay, there is something called magic that exists. कुछ छड़ी को घुमाओ तो कुछ हो सकता है. दैट इज द फ्रेमवर्क इन विच वी आर डिस्कसिंग. अब अगर उसमें तुम ये डिस्कशन करने लगो कि नहीं छड़ी जादू तो कुछ नहीं होता है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग दैट डिस्कशन, राइट? सो प्रिंसिपल ऑफ चैरिटेबल इंटरप्रिटेशन क्या बोलेगा कि आप सामने वाले की पोजीशनिंग, आप सामने वाले को फ्रेमवर्क को समझो और उसके फ्रेमवर्क में उसके आर्ग्यूमेंट का जो मीनिंग है आप उसको रिस्पॉन्ड करो, ना कि उसके आर्ग्यूमेंट में आप अपना फ्रेमवर्क लगाओ. बहुत एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है, सामने कोई धार्मिक या अथीस्ट व्यक्ति बैठा है और कोई एक अथीस्ट बैठा हुआ है. अब कोई मॉरल फैब्रिक को लेकर के कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, मान के चलो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई भी आपने बोल दिया, किसी चीज को आपने लिया, तो अगर एथीस्ट व्यक्ति आर्ग्यूमेंट सुन रहा है तो उसका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो पहले सामने वाले को फ्रेमवर्क को समझे कि फ्रॉम वेयर दिस पर्सन इज कमिंग, फ्रॉम वेयर दिस आर्ग्यूमेंट इज कमिंग, उसके पर्सपेक्टिव से. तो मान के चलो अगर मैं भगवत गीता फॉलो करता हूँ, दैट मीन्स आई फॉलो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल एंड रीबर्थ. सो माई फ्रेमवर्क इज दैट, माई फ्रेमवर्क इज कर्मा, राइट? तो मेरा मॉरल फैब्रिक और मेरा मॉरल आर्ग्यूमेंट जो है उस फ्रेमवर्क में आएगा. अब अगर सामने वाला जो पर्सन है वो मेरे फ्रेमवर्क को छोड़ दे और वो इस फ्रेमवर्क से आर्ग्यूमेंट करे कि नहीं भगवान नहीं होता है, सो देन वो डिस्कोर्स कहीं पहुंचेगा. और ये दोनों पे है भाई. कभी अगर एथीस्ट ने आर्ग्यूमेंट शुरू करा है तो
ये सामने वाले व्यक्ति का, बिलीवर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉर द सेक ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट, फॉर द सेक ऑफ डिस्कोर्स, दैट पर्सन विल हैव टू पुट इन एफर्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ये आर्ग्यूमेंट आ कहाँ से रहा है, इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है, एंड उस रीजन को आइडेंटिफाई करके मुझे उस रीजन को क्वेश्चन करना है या चैलेंज करना है, ना कि उसके बेसिक बिलीव्स को लेकर के भी डिबेट हो सकता है, बट फिर वो होगा। सपोज इफ वी आर आर्ग्यूइंग कि भाई भगवान होता है कि नहीं, तो फिर वो बेसिक को ही लेके आर्ग्यूमेंट है, बट अगर मैं मॉरल फ्रेमवर्क में नहीं रहेगा, बिकॉज वी आर डिबेटिंग ऑन द फ्रेमवर्क, बट इफ वी आर डिबेटिंग ऑन द पिक्चर, जो फ्रेमवर्क जिसको संभाले हुए है, आप उस पे डिबेट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये आई गेस सिर्फ रिजर्वेशन में भी नहीं है, तो हम डिबेट के नॉर्मल पर्सपेक्टिव में बोल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चैरिटेबल इंटरप्रिटेशन हैज बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स। वो 5 चीजों को कंसीडर करने को आपको बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को एकदम गुस्सा होने से या उसको एकदम नकारने से पहले आप अपने आप से 5 चीजें पूछो। वो चीजें क्या हो सकती हैं कि द पर्सन मिसस्पोक और मिसरोट। हो सकता है सामने वाला बोलना कुछ और चाहता था या लिखना कुछ और चाहता था, लेकिन लिख और बोल कुछ और गया, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मुलेशन में एरर हो गया, जो कुछ और मीनिंग निकल कर आ रहा है। सेकंड वो बोलता है यू मे हैव मिसहर्ड और मिसरेड। हमारे साइड से सुनने वाला भी गलत नहीं, सुना ही हो सकता है आपने गलत हो। लेक्चर्स में जब हम बहुत लंबे लेक्चर सुनते हैं ना, 15 मिनट सुनते हैं, फिर ला 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 में जाके फिर 10 मिनट बाद वापस आते हैं, सो वी कैन मिस थिंग्स। रीडिंग में भी पढ़ते 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 कई बार ऐसा होता है हमने पूरा पेज पढ़ लिया, ओहो दिमाग तो कहीं और था। तो ये सेकंड है। थर्ड इज कि यू हैव अ फॉल्स बिलीफ। हो सकता है कि आपको गुस्सा इसीलिए आ रहा है बिकॉज यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीफ। फोर्थ हो सकता है द पर्सन हैज अ फॉल्स बिलीफ, राइट, एंड द फिफ्थ वन इज बोथ ऑफ यू हैव अ फॉल्स बिलीफ। फिर तो अलग ही डायरेक्शन में जाएगा। सो उसमें वो लड़ाई क्या झगड़ा आप करते रहोगे, बट आपका ग्रोथ, आपका कुछ और चीज को जानने का जो प्रोसेस है वो मिस हो जाएगा। और डेप्थ में नहीं जाते। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चैरिटेबल इंटरप्रिटेशन इज आप सामने वाले को ध्यान से सुनो, उसकी बात उसके अनुसार समझने की कोशिश करो, और जब वो व्यक्ति की बात आप उसके हिसाब से समझ जाओ, देन आप उसको रिस्पॉन्ड करो। सो ये तो हो गया कि लाइक रिजर्वेशन का भी हमें पर्सपेक्टिव सामने वाले से समझना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। बट हाउ कैन वी अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन? बिकॉज कहीं ना कहीं हम कहें तो ब्रेन ड्रेन इसलिए हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी इधर नहीं मिल रही है, एंड रिजर्वेशन कैन बी वन ऑफ द फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे उनको नहीं मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, बाहर जा रहा है। Again, no evidence to support that statement. I don't have any data or statistics to say that because of reservation brain drain is happening. Yeah. So like आपका क्या opinion है इसमें? Again, because I don't have any no, I haven't मतलब वो उस point में conclusion नहीं ला सकते आप, कोई एक साइड नहीं ले सकते। नो एविडेंस, नो रिपोर्ट्स, नो स्टैटिस्टिक्स। होंगी भी तो शायद मैंने नहीं पढ़े हैं, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बिकॉज ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा टू से कि रिजर्वेशन से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आई डोंट हैव एनी एविडेंस। फिलहाल ओपिनियन की तरह ही रखते हैं। आई डोंट हैव एनी। सो अगर एजुकेशन पे हम फोकस कर रहे हैं, सो इफ वी टॉक अबाउट द एनईपी पॉलिसी, सो एनईपी थोड़े टाइम से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है, वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैव इनकॉर्पोरेटेड, बट काफी हद तक अभी भी चैलेंजेस दिख रहे हैं। देयर आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिनके करिकुलम अभी भी उतना अपडेटेड नहीं है करंट सिनेरियो से, एंड आई थिंक जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट भी चल रहा है उसका कहीं ना कहीं ये फैक्टर हो सकता है दैट दे आर नॉट गेटिंग रेलेवेंट स्किल्स, रेलेवेंट पढ़ाई जो एनईपी लाना चाहता है, बिकॉज एनईपी इज डेफिनेटली ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स, बट स्टिल इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छे से नहीं हुआ है जैसा दिख रहा है। तो क्या फैक्टर हो सकता है इसका? See, this is a question for someone who is working in the Ministry of Education, जो इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। They can only tell कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, but of course as part of the ecosystem what we can say that yes, I agree that हमारा current education system is devoid of बोल सकते 21st सेंचुरी स्किल्स पे बहुत कम फोकस होता है स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, इवन फॉर दैट मैटर समवॉट इवन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में द रिक्वायर्ड स्किल्स पे जो फोकस है वो कम होता है कहीं ना कहीं।
एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन का अगर बात करें तो पॉलिसी पढ़ने से ही, और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में जो आया उसको पढ़ने से ही पता चलता है कि यार मेजर चैलेंज इज कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स का, और वो इतना आसानी से नहीं होगा रोहन, तो वो टाइम तो लगने वाला है इसमें। ओके, बिकॉज अगेन वहाँ पे भी कैपेसिटी बिल्डिंग का जब हम बात कर रहे हैं, नॉलेज, माइंडसेट, स्किल तीनों है। तो कहीं पे नॉलेज स्किल दे देंगे तो माइंडसेट शिफ्ट करने में दिक्कत आएगा, तो इट इज गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस, वो धीरे धीरे ही होगा। डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर एज वेल, कि वो उसको कितना स्पीड अप करते हैं, बट जितना भी स्पीड अप करने का कोशिश करेंगे ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट आने में टाइम तो लगेगा, बिकॉज स्कूल्स को भी अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा एंड इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ कॉलेज में। सी ये पूरा सिस्टम फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। सो स्कूल्स के जो भाई पेरेंट्स को क्या चाहिए, स्कूल्स उस नीड को कैटर करते हैं, वैसे ही कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को क्या चाहिए उसको कैटर करते हैं, तो वो नीड शिफ्ट होने में भी तो टाइम लगेगा। स्कूल्स को देखो, देयर इज वन अप्रोच कि भाई मिनिस्ट्री से आया है, डीओ से आया है, इसलिए स्कूल्स ने चेंज कर दिया, बट स्कूल्स को उसको इम्पैक्टफुल बनाने कब शुरू होगा, जब पेरेंट्स से वो डिमांड आने लग जाए, रिजल्ट्स भी दिखेंगे सामने, रिजल्ट्स दिखेंगे। और जैसे एक कॉलेज एजुकेशन को लेकर के बात है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन, मतलब मैं बोल रहा हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि हाउ इंडियन सोसाइटी इज गोइंग टू रिएक्ट टू चेंज दिस क्रेडिट सिस्टम जो एनईपी ला रहा है कॉलेज सिस्टम में, बिकॉज सी आर एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली कॉलेज एजुकेशन सिस्टम का वो जो इंडियन एक जो लाइफ आर्क है वो बड़ा सेट हो गया है। अभी का हमारे एजुकेशन सिस्टम में आर्क जो है बड़ा सेट है, 17 साल में 12वीं, फिर कॉलेज, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, 25-26 में शादी, 27-28 में ये वो। अब इन्होंने बोला है कि भाई हम डिग्री आपको 2 साल करके छोड़ना है, आप छोड़ दो, फिर बाद में काम कर लो, फिर 2 साल बाद दे लो। अब सोसाइटी इसको कैसे रिएक्ट करती है, बिकॉज की शादी करना है 26 साल में तो डिग्री कंप्लीट होना जरूरी है ना, तो वो आर्क एक एवरेज इंडियन ह्यूमन बीइंग के लिए वो आर्क बड़ा सेट है, वो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर बन गया है। 70 साल भी तो लगे, पर अभी सेट हो गया है। पहले लोग डिग्री नहीं पूछते थे, अभी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तो हर कोई पूछेगा, शादी से पहले जॉब क्या करते हो पूछेगा। तो वो आर्क में क्या चेंजेस आते हैं, और ओवरऑल लाइफ जो आपका फैमिलीज उसको कैसे देखती हैं, खुद स्टूडेंट्स उसको कैसे, फैमिली प्रेशर भी आता है, तो वो भी ध्यान देना पड़ता है। वेरी इंटरेस्टिंग टू कैसे चेंज आता है। वी आर लकी, वी आर गोइंग टू विटनेस दिस चेंज, बट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस चेंज को भी विटनेस करना कि वो आर्क में चेंज आता है क्या। हाँ, डेफिनेटली। सो अगर हम अभी यहाँ से यूसीसी की बात करें, सो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपका एक ओपिनियन था विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यूजुअली हमने देखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ऐसा बोलते हैं दैट इट इज डीकोलोनाइजिंग द इंडियन लॉज या इंडियन फैमिली फ्रेमवर्क, बट आपका कहीं ना कहीं उसमें ओपिनियन रहा है दैट इट्स एक्चुअली कॉलोनाइजिंग इट। सो क्यों, लाइक आपका वो ओपिनियन रहा है, लाइक ऑन व्हाट पर्सपेक्टिव? हिंदू कोड, हिंदू लॉज को आप लेकर के देख लीजिए। So, if we can just explain UCC in one line for the ones. So no, it's just uniform civil code, which is जैसे हमारे सभी धर्मों के लोगों पे एक ही क्रिमिनल कोड लागू होता है, पर सिविल कोड में क्या क्या आएगा आपका, मैरिजेस, इनहेरिटेंस, ये सारा चीजें आता है। इसके लिए हमारे यहाँ पर्सनल लॉज है, हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बात करता है कि सबके लिए, मतलब ये भी एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो हिंदूज के लिए हो वो मुस्लिम्स के लिए हो, जो मुस्लिम्स के लिए हो हिंदूज के लिए हो, तो अलग नहीं होना चाहिए। दैट इज द मेन पर्पस बिहाइंड यूसीसी। तो पर से एज ए कॉन्सेप्ट यूसीसी इज नॉट अ बैड कॉन्सेप्ट, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बनाने में, फ्रेमिंग में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एंड समय ही बताएगा कि कैसे होता है। बट जो कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन वाला जो बात बोला, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात होता है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात होता है कि सी बेसिकली अगर आप देखो, जो लोग यूसीसी के लिए बहुत पुश कर रहे हैं उनका मेन दिक्कत क्या है कि आपने 1956-57 में आपने हिंदूज के लिए लॉ बना दिया, हमारे ट्रेडिशनल लॉज छुड़वा दिए, बट एक धर्म विशेष या उनको उनके लॉ फॉलो करने दे रहे हो, तो अभी उनको भी ला। सो इट इज वेरी दैट काइंड ऑफ डिबेट, हमने करा है तो उनको भी करना है। पर
देखो कहीं ना कहीं मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि हिंदू लॉ जिस तरह से लाए गए वो प्रोसेस तो सही नहीं था. ओके. वो प्रोसेस सही इसीलिए नहीं था, उसने बहुत सारे रेलेवेंट चेंजेस करे और इम्पोर्टेंट चेंजेस करे. सिंपल एग्जांपल इज डाइवोर्स. प्रोग्रेसिव चेंज है सोसाइटी में. वो दोनों सिर्फ विमेन को तो एम्पावर करता ही है अगर मैरिज नहीं वर्कआउट कर रही है, बट अदर पार्टी को भी एम्पावर कर रहा है कि भाई इफ मैरिज इज नॉट वर्किंग आउट. बट द प्रॉब्लम इज उसको लेकर के जो कंसल्टेशंस होने चाहिए थे वो लोग बोलेंगे कि किए, बट वृहद ग्राउंड लेवल पे जो कंसल्टेशंस होना चाहिए था, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, वो नहीं हुआ. उस वजह से क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन डिलेमा है जिसका आंसर तब भी नहीं दिया गया. आज वो क्वेश्चन पब्लिक स्पेस से ही हट गया है, बट ग्राउंड से वो मैं बताता हूँ पब्लिक स्पेस से कैसे हटा. पब्लिक स्पेस में आपने कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा या आपने किसी को पूछते हुए नहीं सुना होगा कि डाइवोर्स हिंदू लॉ में कैसे हो सकता है ना. हाँ. क्योंकि पब्लिक स्पेस से हट गया. हाँ. बट वो तब बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था. ओके. बिकॉज इन हिंदुइज्म मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. फिर आपने सेम लॉ में उस मैरिज के आपने क्या बोला है, सप्तपदी होना चाहिए, ये सब होना. अभी उसमें बोला है भाई फायर के सामने जो मैरिज होता है वो उसको वो मैरिज रिकॉग्नाइज करते हैं. अब द क्वेश्चन इज कि हाउ कम अ लॉ विच इज रिकॉग्नाइजिंग द शास्त्रिक प्रिंसिपल ऑफ मैरिज 2 पन्ना आगे इज रिकॉग्नाइजिंग कि अ जज हैज अ राइट टू साइन अ पीस ऑफ पेपर एंड डिसॉल्व दैट मैरिज. बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है, बहुत ज्यादा कंट्रास्टिंग नहीं, इट्स जस्ट कि भाई सिंपली अंडर शास्त्रिक लॉज दैट शुड नॉट हैव हैपेंड. हुआ है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं डाइवोर्स मतलब मैं बोलता हूँ कि इट वाज अ प्रोग्रेसिव चेंज, बट द वे इट वाज डन. अब उस वजह से क्वेश्चंस क्या उठते हैं, शास्त्रिक परंपरा में आपने लेडी है या मतलब वाइफ थी या हस्बैंड थी, हस्बैंड था. अभी मान के चलो वाइफ को लेके चलते हैं, आपने मैरिज डिसॉल्व कर दिया. शास्त्रिक लॉ में मैरिज डिसॉल्व नहीं हुआ, बिकॉज जो सप्तपदी में मैरिज हुआ है पीस ऑफ पेपर पे साइन करने से नहीं होगा. दैट मीन्स दैट पर्सन इज स्टिल मैरिड टू द प्रीवियस पर्सन. मतलब उसके हिसाब से अभी सेकंड मैरिज हो जा रहा है. लॉ में तुम उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो. प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, जो ट्रेडिशनल शास्त्रिक सिस्टम्स हैं वो फिर उनको एक्सेप्ट करेंगे भी. Okay. मे बी कुछ करें, मे बी कुछ नहीं करें, बट द आइडिया इज दिस कंफ्यूजन अराउंड इट. सो हैड इट बीन द केस कि आपने वो करते टाइम ही लोगों से बात किया होता, तो तभी से वो कॉन्शियसनेस बन गया होता और तब से हम उस चीज को सुधार सकते थे. अभी क्या है, पब्लिक स्पेस से क्वेश्चन चला गया है, बट बहुत बेसिक जो रिचुअल्स हैं, श्राद्ध हो गया जो हिंदुओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तीर्थ हो गया जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं ना आज भी कहीं कहीं. तो दे आर फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज. फिर उनको उस टाइम पे लगता है कि ये आपने सॉल्व क्यों नहीं करा उन चीज़ों को. सो कोई एस्पेक्ट्स अभी भी क्लियर आउट नहीं है, उस वजह से वी कैन. दूसरा सिंपल एग्जांपल इज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट सन. ओके, राइट. नाउ हिंदुइज्म शास्त्रिकली वैदिक अगर हम परंपरा को करें, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड इज नॉट डोमिनेंट. इट्स अ वेरी क्रिश्चियन यूरोपियन कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ बास्टर्ड, राइट. इन इंडिया यू फाइंड कि भाई भरत जो राजा बने, जिनके नाम पे भारत हम बोलते हैं बना, उनकी इज मदर शकुंतला. शी वॉज अ रिजल्ट ऑफ लस्ट. विश्वामित्र इज नो इन पेनेंस. अप्सरा आती है, उनको तपस्या भंग करती है, एंड देन द रिजल्ट इज शकुंतला. दे आर नॉट मैरिड, बट स्टिल शकुंतला हैड द राइट टू बिकम मदर ऑफ द एम्परर, राइट. तो वेद व्यास इज एन एग्जाम्पल. द ऋषि इज पासिंग अवे. सत्यवती दिखती है, बहुत सुंदर है. अगेन द मोमेंट ऑफ लस्ट एंड द रिजल्ट इज वेद व्यास. सो his parents technically speaking the shastric way में सप्तपदी में they are not married, but Ved Vyas is a he was considered recognized as a great rishi, great sire. So this entire concept of illegitimate child again was something which was very foreign to India. तो इसीलिए हम बोलते कि इस तरह के concepts अभी inheritance law में आप ले आए हो, तो क्या होता है, आपने colonization करा कि decolonization करा. Yes.
मैरिज को ले लो, मैरिज देयर आर 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, आप केवल 2 या 3 को आपने लॉ में डाला है, बाकी द हिस्ट्री अगेन एग्जाम्पल ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, their marriage was a Gandharva marriage. History tells us. Okay. What is Gandharva marriage? Gandharva marriage is a marriage where no permission from parents is required and where no rituals are involved. Oh. So साथ technically फिर वो सब नहीं Gandharva होता है. marriage is similar to kind of a live-in relationship. Okay. And that is the text of the textbook definition of that marriage. Yeah. कि no permission required, no rituals involved. Okay. So दोनों husband and wife they consent to it and they simply start living together. तो दुष्यंत एंड शकुंतला का मैरिज वाज अ गंधर्व मैरिज, दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड, एंड उस मैरिज से जो बच्चा हुआ वो आगे चल के तो राजा बना, किंग बना. तो व्हेन वी हैव अ कल्चर एंड सोसाइटी लाइक दैट, व्हेन भाई आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, है ना, इलेजिटिमेट चाइल्ड बोल के उसके जिम्मेदारी से हट जाना, इट्स अ वेरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. तो दैट इज वाई ऐसे कि कॉलोनाइजेशन हुआ है बिकॉज हमने अपने लॉस को जब वेस्टर्न किया तो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स भी लिए, बट कहीं ना कहीं उनके बायसेस भी हम अपने साथ लेकर के आए और उसने हमारे सिस्टम्स को बिगाड़ के रखा. सो इलेजिटिमेट चाइल्ड वाज नॉट अ बिग इशू बैक देन इन द वैदिक सोसाइटी, इट हैज बिकम अ बिग इशू आफ्टर नाउ. ओके. सो अगर हम ये टॉपिक को रिलेट करें, सो देयर इज वन मोर इशू व्हिच इज इमर्जिंग अ लॉट, एंड इलेक्शन के बाद तो और ज्यादा हो गया है दैट यू नो राम मंदिर का भी चल रहा था, देयर वाज यू नो थोड़ा बहुत डिफरेंट ओपिनियंस, एंड उस वजह से यू नो जो मथुरा काशी उनके टॉपिक्स भी काफी अभी हॉट टॉपिक हो चुके हैं. लाइक द हिंदू पीपल आर demanding that you know the government should withdraw the control from their religious places because of varied reasons. There can be different reasons. So उसमें आपका क्या perspective है that you know if the government should still control those places or there can be an emotional perspective, there can be a Okay. legal perspective. Yes. Emotional perspective of course, जब आप इस तरह से आप लोगों को बोलते हुए सुनते हो, इन्फ्लुएंशियल लोगों को बोलते हुए सुनते हो कि हिंदू मंदिर का जो एक्सेस है वो हिंदू लोगों के पास होना चाहिए, तो बात तो सही लगती है, बट जब डेप्थ में जाते हो तो सिचुएशन कहाँ अलग होती है कि मोस्ट ऑफ जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है हिंदू मंदिरों पे, दे आर ऑल पिलग्रिमेज सेंटर्स, तीर्थ स्थान है, दे आर नॉट नॉर्मल मतलब एवरीडे हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप. नो, अगर आप तीर्थ स्थानों का देखो तो वो तो क्रिश्चियंस का वेटिकन सिटी भी गवर्नमेंट कंट्रोल में है, मुसलमानों का मक्का मदीना भी गवर्नमेंट कंट्रोल में है. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल इज नॉट ऑल बैड, राइट. आप इतने लोगों को व्यवस्था देना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना गवर्नमेंट के लिए अच्छा बात है, तो उसमें कोई बुराई तो वैसे इन प्रिंसिपल नहीं है. इमोशनल इशू में बात यह है, ब्रीफ में करें आई गेस, अदरवाइज हम वी विल गो ओवर टाइम. बहुत ब्रीफ में इसको आप ऐसे समझो कि हिंदूज का जब इमोशनल टॉपिक आता है कि हिंदूज शुड हैव राइट ओवर देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, द क्वेश्चन इज हु इज दिस हिंदू, because for other religions they have a central body to represent their interests. Yes. For Muslims it is there, for Christians the church in itself is a body. As such there is no body that can claim that we represent the Hindus of we represent the interest of all Hindus, and that is why we can claim responsibility for the management of temples. Right? Yeah, we so do not have. Vishwa Hindu Parishad tried to do that, but it did not work out. Okay. जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेक एग्जांपल ऑफ BAPS, स्वामीनारायण अक्षरधाम, अभी बिकॉज देयर आर बॉडी, उनके कोई मंदिर पे कैप्चर करेगा तो दे हैव ऑल द राइट्स टू गो अप्रोच द कोर्ट एंड से कि भाई ये नहीं हो सकता. हिंदू एज सच, you can have sects, you can have castes, you can have sampradayas, they can claim ownership of the temples, but as such Sanatan Dharma as an entity cannot claim. There is no particular single organization that can claim. So बहुत सारी organizations हैं and you know there can be conflict. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So अगर हम अभी like if we go on the current affair topic, that is the Lok Sabha election. So कहीं ना कहीं दो ओपिनियंस काफी ज्यादा हाईलाइट हुए थे बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक यू नो वोट शेयर का चेंज जो आया. सो दी सपोर्टर्स ऑफ एनडीए दे से दैट यू नो जो वोट शेयर में चेंजेस आए उसकी वजह से जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस है दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. And the UPA supporters जो है they are saying that you know democracy survived because अभी like
there is difference in vote share and you know there is some equality kind of issue. So आपका उसमें क्या take है? वेट एंड वॉच देखते हैं क्या होता है. एंड सी अगेन पॉलिटिकल पार्टीज के ओपिनियन स्टेटमेंट्स दे आर नीदर ऐसा दे आर पार्टली ट्रू पार्टली रॉन्ग वाला सिचुएशन में फॉल्स वाला सिचुएशन में जाता है. बिकॉज अगेन दे आर नॉट होली काउस, so they are using statements for politics and that is what is expected out of them as well. So let's see what happens. Good opposition is strong opposition is always better. Good for the democracy. Is good for democracy, yes. Okay. So is a stable government, by the Yes. way. If it is a stable government, that is also good for development growth. But strong opposition is also required. So Right. we will see. अभी तो पता Diplomatic, चलेगा. but ठीक है. अब तो अभी पता चलेगा हाँ. ना. अभी तो पार्लियामेंट शुरू हुआ है. Yes. तो देख पता चलेगा कि क्या होता है. So like we come to an end of this segment. अभी एक interesting part which is the rapid fire round. So I'll quickly shoot the questions and you'll have to answer them quickly. Okay. Yeah. So the first question is, we have seen your calm and composed side. You know, हमें ऐसे देख के लगता है that you know you're very calm. So कभी आप ऐसे गुस्सा होते हो regularly? Yes. Like ऐसे कहाँ पे? कमिटीज में भी गुस्से हुआ. काफी लोगों ने को कभी कभी डांटा भी है. और लकीली पर वो सभी लोग आज भी मिलते हैं मिलते रहते हैं और उन चीज़ों को याद करते हैं. तो हाँ, गुस्सा भी हुए हैं. Okay. लोगों ने डांट भी खाया है. Okay. So second, if you can describe your journey at Teach for India in just one word, what will that be? Full of love. Yeah. Okay. Yeah. So given a choice between these two, what will you choose? Be a faculty of a school or be a principal of a school? Leadership. Okay. Okay. Yeah. So, yeah. I love teaching, but as a leader, I can teach other teachers how to teach. Yeah. So yeah. ज़्यादा impact पड़ेगा. स्केल बढ़ जाएगा हाँ, impact yes. का. Okay. Next question. So we've seen कि आपका जो general knowledge game है, your you know the insights about Indian politics have been very strong. So क्या ऐसे 3 recommendations या suggestions होंगे जो आप audience को देना चाहोगे through which they can also improve the same? न्यूज़पेपर पढ़ो. Yes. इंस्टाग्राम से ओपिनियंस मत बनाओ. हाँ. और अच्छा किताबें पढ़ो. कुछ किताबें जो हैं वो तो मस्ट रीड हैं. कौन सी? If you can give 1-2 name. इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, Okay. रामचंद्र गुहा का इंडिया आफ्टर गांधी है. ये कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे से संभाल देते हैं. फिर बहुत सारी अच्छी किताबें हैं. कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म को पढ़ना है तो आशीष नंदी है. ये सारे स्कॉलर्स, मतलब देयर इज सफिशिएंट नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल. ओके. एंड अगर आप जो आपने मीडिया की बात की, सो कभी कभी चांसेस होता है कि यू नो लोग मीडिया से भी मिसलीड हो जाते हैं. तो क्या एक चीज का ध्यान दे सकते हैं, लाइक आपको अगर एक टिप देनी हो, किस तरह से वो लोग देख सकते हैं? बिकॉज कभी कभी चांसेस है दैट यू नो मीडिया क्रिएट्स अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट, जिस वजह से हमारा माइंडसेट, थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है. सो क्या चीजें ध्यान दी जा सकती है? एक कोई अगर एक लाइन में आपको बोलना हो तो. For an individual, of Yes. course, reading and keeping yourself informed, better informed. Yeah. For masses, there is no solution. क्योंकि पूरा मास, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पूरा मासेस से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो खुद को वेल इन्फॉर्म्ड रखेंगे. और इसीलिए वो लोग किसी ना किसी से तो इन्फ्लुएंस होंगे. बिकॉज पढ़ाई वो सब में भी डिफरेंस रहता है एंड अवेयरनेस में भी. पढ़ भी लो तो आपको समझाने वाला कोई चाहिए. हाँ. यस. तो वो जब समझाने वाला होगा तो इन्फ्लुएंस तो होंगे. होएंगे. सो इन्फ्लुएंस तो आएगा ही. तो यहाँ पे वही अच्छा लगता है कि भाई गुड फीड विल हैव टू फाइट द बैड, ना गुड स्पीच विल हैव टू फाइट द बैड स्पीच. ओके. या. सो नेक्स्ट, वन बेनिफिट ऑफ डूइंग एमवीएन्स व्हिच इज वेरी अंडररेटेड, लाइक कुछ कोई एक अनपॉपुलर बेनिफिट या ऐसा कुछ एमवीएन का आपके हिसाब से? In current context, underrated benefit of everyone will be you will become a well-informed person, well-informed student, well-informed leader. Yeah, as you mentioned before. Also. Yeah. One guru mantra for the ones who aspire to become an EB member or a better EB member. Excel at participation first. Okay. Don't no मोह माया में उसके मत आओ कि 3 बार 4 बार करके EB बनने के लिए आओ. Give yourself time, give yourself a space to grow
expand your knowledge base, your skill base, and then automatically you will become a good executive board member. Yeah. One word that comes to your mind when you hear the word private MUN conferences. Private MUN conferences, one word. Can be very straightforward. Hopeless. Hopeless because although chairs they try their level best to give a great learning opportunity, वही purpose over the process वाला. purpose हाँ. becomes somewhere Yes. वो वहाँ पे. Okay. I have seen some good private conferences, very good private conferences. Yes. Yeah. But overall थोड़ा ऐसा है. As a concept, yes. Okay. And now the last question. In a legal dispute, जो right होता है point, जो person right होता है, does he win? मतलब आपका जो आपने जितना भी experience किया हो in a legal dispute, the one who is right, does that person win? Or the one who is more knowledgeable, does that person? Usually क्या देखा है आपने? Knowledge will always Surpass? emotions के ऊपर हमेशा knowledge का पलड़ा भारी रहेगा. Okay. So हम सही हैं वो एक merely एक emotion है. Knowledge का पलड़ा भारी रहेगा. okay. So sir, that's it for the Thank you. podcast. Thank you so much for having me. All the best. It was very great to have such insights from your side, and also we have a token of appreciation from HLC CMN Society. So very thank you. Thank you so much.